दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फेनोलिक एस्टर की अभिक्रियाओं के चरण कंप्लीट किए थे और वो अभिक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। और इसके अलावा हमने फेनोलिक एस्टर की जो विधि थी वो हमने कंप्लीट की थी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में भी उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो फेनोलिक एस्टर की जो 4 अभिक्रियाएं थी उस 4 चरणों से हम विभिन्न अम्लों का निर्माण कैसे करते हैं, फेनोलिक एस्टर से प्राप्त किए जाते हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों मोनो अथवा डाई एल्किल मेलोनिक एस्टर का जल अवगठन से ये यौगिक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एथिल मेलोनिक एस्टर बनाना चाहते हैं तो हमें फेनोलिक एस्टर लेना होगा और इस फेनोलिक एस्टर की हम सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करवाते हैं और साथ में ही जो एल्किल हैलाइड है उसका भी उपयोग किया जाता है। एथिल मेनोलिक अम्ल का निर्माण करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये हैलाइड जो ले रहे हैं वो एथिल हैलाइड ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये समूह हमें प्रोडक्ट में चाहिए, इसलिए हमने C2H5I हमने लिया है। ये कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आपने लिया है, इसमें C2H5 एथिल समूह इस कार्बन पर जुड़ जाता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन HI के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हमें ये प्राप्त होता है। और इसका अगर हम जल अवगठन करते हैं तो यहाँ से भी ये जो C2H5 है ये जल के साथ जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो OH के साथ एथिल एल्कोहल के 2 अणु बनाकर बाहर निकल जाता है और जल के अंदर जो प्रोटॉन है H प्लस है वो यहाँ पर COOH के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। इस प्रकार एथिल मेनोलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसी प्रकार डाई एल्किल मेनोलिक अम्ल बनाना होता है, उसका हम एक उदाहरण लेते हैं, डाई मेथिल मेनोलिक अम्ल। इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 समूह जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ऊपर हमने C2H5 हमने लिया है, यहाँ पर हम क्या लेंगे CH3I ये हम लेंगे, तो हमें डाई मेथिल मेलोनिक अम्ल प्राप्त होगा। यहाँ पर H2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों अल्फा हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और हमें CH3I ये 2 अणु हमें लेने होंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और यहाँ पर जो C2H5 जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH3 और इसी प्रकार जैसे इसमें जल अवगठन किया है उसी प्रकार इसमें जल अवगठन करेंगे, तो हमें ये जो डाई मेथिल मेलोनिक अम्ल है वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों एथिल मेथिल मेनोलिक अम्ल हमें बनाना है, तो यहाँ पर देखो CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है। ये दोनों समूह जुड़ने से इसका जो नाम है वो एथिल मेथिल मेनोलिक अम्ल है। अगर हमें एथिल मेथिल मेनोलिक अम्ल बनाना है तो हमें जो एल्किल हैलाइड हम लेते हैं वहाँ पर हमें एक तो CH3I लेना होगा और दूसरा C2H5I हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये जो अलग अलग जो एल्किल हैलाइड हम लेंगे तो हमें एथिल मेथिल मेलोनिक अम्ल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों जो मेनोलिक एस्टर है इसकी सोडियम एथोक्साइड से हम क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और C2H5 ये जुड़ जाएगा और जो H बाहर निकला है वो HI के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पर देखिए फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर शेष बचा हुआ है। अब की बार हमने CH3I लिया है
तो अब की बार ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रतिस्थापन होगा और वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जुड़ने के बाद में इसका जल अपघटन करेंगे तो जो ऊपर हमने अभिक्रिया देखी थी उसी तरीके से यहाँ से भी C2H5OH इसके 2 अणु बाहर निकल जाएंगे और एथिल मेथिल मेनोलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने मोनो व डाई एल्किल मेनोलिक अम्ल का संश्लेषण किया है, जो कि मेनोलिक एस्टर से हमें ये अम्ल प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा जो आता है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए जो AAE की तुलना में मेनोलिक एस्टर बहुत अच्छा है, जिसको हमें बनाना है उसका ये समूह हमें बाहर कर लेना है। ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल का हम सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद में ये समूह हमें बाहर निकालना है। अब इसमें देखिए 1 2 कार्बन है और 3 और 4 ये समूह हमें जोड़ना होगा। एल्किल हैलाइड लेंगे C2H5 ये हमें लेना होगा, तब जाके हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो भी बनाना है उसी प्रकार से आपको ये समूह लेना होगा। यहाँ पर जो मेलोनिक एस्टर है उसकी उसी प्रकार से हमने क्रिया करवाई C2H5OH और Na, ये सोडियम एथोक्साइड और एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और प्रतिस्थापन होने से ये समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और HI है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये समूह एथिल एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो जल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़कर इस प्रकार की संरचना बना लेंगे। अब ये जो हमें प्राप्त हो रहा है इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं, जो कि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो यहाँ से एक CO2 का अणु है वो बाहर निकल जाता है और CO2 का अणु बाहर निकलने से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाता है, जो ये CH2 हो जाता है और इस प्रकार ये ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। डाईमेथिल एसिटिक अम्ल, डाईमेथिल एसिटिक अम्ल के लिए हम सूत्र लिखेंगे। पहले ये डाईमेथिल एसिटिक अम्ल का सूत्र है और इस सूत्र में देखिए इसको हमने अलग कर लिया है। अब डाईमेथिल है तो ये मेथिल समूह है, ये हमें लेने होंगे। जैसे ही हम R जो I है एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो R के स्थान पर हमें ये मेथिल समूह लेना पड़ता है और ये मेथिल समूह हम 2 बार लेंगे, क्योंकि जो मेलोनिक एस्टर है इसमें अल्फा जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं, इसलिए इसका 2 बार प्रतिस्थापन हो सकता है। तो हमने ये जो सोडियम एथोक्साइड है वो हमने लिया और इसके 2 अणु हमने ले लिए हैं। तो जैसे हम 2 अणु लेंगे तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और दोनों जो मेथिल समूह है इस कार्बन से जो जुड़े हुए हैं इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और 2 HI के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जल अपघटन होगा। जैसे हमने उपरोक्त अभिक्रियाओं में देखा है उसी प्रकार इसका भी जल अपघटन होता है और जब जल अपघटन होगा तो ये जो एथिल समूह है ये दोनों OH यानी मेथिल एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये हमें प्राप्त होगा। अब इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं तो यहाँ से एक CO2 का अणु बाहर निकल जाता है और ये इस प्रकार डाईमेथिल एसिटिक अम्ल बन जाता है। इसको आइसोब्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं या 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल भी कहा जा सकता है। यहाँ देखिए N वेलेरिक अम्ल हमें बनाना है तो ये N वेलेरिक अम्ल का सूत्र है जिसमें हमने CHOH इसको बाहर कर लिया है और ये जो 3 कार्बन युक्त श्रृंखला हमें लेनी होगी तो हमें N प्रोपिल समूह चाहिए। यदि हमें N वेलेरिक अम्ल प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए C3H7Br हमने ये समूह ले लिया है और ये समूह लेंगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन होगा और ये समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और उसी प्रकार जैसे हमने उपरोक्त अभिक्रियाओं में किया है उसी तरीके से इसको भी इस प्रकार करते जाएंगे। तो यहाँ पर COO C2H5 ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो C2H5 हैं ये OH के साथ क्रिया करके एथिल एल्कोहल के 2 अणु बनाकर बाहर निकल जाते हैं और फिर ये हमें प्राप्त होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाती है, प्रकार N वेलेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये दोस्तों डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। दोस्तों अगर हमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना होता है तो मेनोलिक एस्टर के मोनोसोडियम लवण की जो CH2NX2 जहाँ पर N का मान 1 2 3 4 ये कितना भी हम ले सकते हैं या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के साथ संघनन करवाया जाता है
और फिर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन किया जाता है और जल अपघटन करने के बाद में उसको गर्म किया जाता है, जिससे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रकार का हमें जो अम्ल बनाना है उसी प्रकार के हम ये जो n का मान हम यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए हमें जैसे शैक्षणिक अम्ल हमें बनाना है तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। शैक्षणिक अम्ल बनाएंगे तो शैक्षणिक अम्ल का सूत्र हमें आना चाहिए। तो शैक्षणिक अम्ल का सूत्र होता है C2OOH और ब्रैकेट 2, मतलब ये समूह 2 बार होंगे, वो शैक्षणिक अम्ल होगा। तो शैक्षणिक अम्ल बनाने के लिए हम इस प्रकार अभिक्रिया को देखते हैं। शैक्षणिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने दो अणु हमने लिए हैं, एक अणु ये है और दूसरा अणु ये है। दो अणु हमने जो मेलोनिक एस्टर है वो लिए थे और उसकी सोडियम एथोक्साइड से हम क्रिया करवाते हैं। तो CHNA मतलब जो Na है सोडियम है वो इस जो कार्बन है इस पर जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार ये कार्बन है इस पर ये सोडियम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये जो दो अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे, NaI, इसके दो अणु बाहर निकलेंगे, NaI, इसके दो अणु जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये जो C और ये C मतलब ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे और फिर इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होगी। और फिर इस संरचना का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये समूह जुड़ा हुआ है C2H5 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 C2H5, तो हमें ये 4 अणु की आवश्यकता होगी, जल के 4 अणु की आवश्यकता होगी। तो जो OH है इसके OH के 4 अणु हो गए, तो ये C2H5 से क्रिया करके एथिल अल्कोहल के 4 अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो COO है इसके आगे H जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होगी और इस संरचना जैसे ही हमें ये संरचना प्राप्त होती है फिर हम इसका क्या करते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं, इसको गर्म किया जाता है। 2 CO2 के अणु जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होगी जो कि शैक्षणिक अम्ल होगा। जो संरचना हमें प्राप्त होती है यही क्या है, शैक्षणिक अम्ल है। तो इस प्रकार हम शैक्षणिक अम्ल बना सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है एडिपिक अम्ल। ये इसका सूत्र है। तो अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो इस प्रकार का एल्किल हैलाइड हमें लेना पड़ेगा। जैसे हम इस प्रकार का एल्किल हैलाइड लेते हैं, मेनोलिक अम्ल लिया है, उस मेनोलिक अम्ल के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 हैं, जिसकी पहले सोडियम एथोक्साइड से हम क्रिया करवा लेते हैं। सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और वो इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो सोडियम है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमने एक अणु ये लिया और एक अणु हमें और लेना पड़ेगा और ये जो समूह है CH2I, इसको मैं इस प्रकार लिख दूँ, CH2I इस प्रकार लिख दूँ और इसके नीचे में जो दूसरा जो अणु है वो इस प्रकार लिख देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो सोडियम है, ये सोडियम और ये सोडियम, ये दोनों दो अणु बना दें किसका, -NaI, ये बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो किस प्रकार की संरचना बचेगी, देखिए गलती से ये H लगा दिया है, C2H5, इस प्रकार ये संरचना बनेगी। ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए आप, ये जो निकलने के बाद में इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। अब इसका क्या होगा, इसका जल अपघटन करवाते हैं हम। तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से देखिए C2H5 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 C2H5, इस प्रकार 4 हमारे पास C2H5 हैं। तो हमें 4 जल के अणु की आवश्यकता होगी और जैसे ही जल अपघटन करवाया जाता है तो C2H5OH ऐसे 4 अणु बाहर निकल जाते हैं और COOH ये हमें प्राप्त होगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार ये प्राप्त होगा। ये CO2 और ये CO2 मतलब 2 CO2 बाहर निकल जाते हैं, 2 CO2 ये जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। ये है एडिपिक अम्ल। तो इस प्रकार हमें एडिपिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। समीकरण को एक बार इस प्रकार हम देख सकते हैं। हमने शुरू में लिया है, 2 अणु लिया है और इस प्रकार ये जो CH2I2 ये हमने एल्किल हैलाइड लिया था। NaI, इसके 2 अणु बाहर निकलते हैं तो
ये जो CH2 है वो इन दोनों कार्बनों से जुड़ जाते हैं और फिर इसका जल अपघटन करते हैं तो माइनस C2H5OH ये बाहर निकलेगा। इसके 4 अणु बाहर निकलते हैं क्योंकि हम जैसे जल अपघटन करते हैं तो 4 जल के अणु लेते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। और फिर इसका हम विकार्बोक्सिलीकरण करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो CO2 के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये एडिपिक अम्ल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जो मेनोलिक अम्ल है उसे इस प्रकार हम अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। बाकी जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।